What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कोई भी इस धरती पर अगर पैदा हुआ है ना, वो तो एक नॉर्मल बच्चे की तरीके से पैदा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो बचपन में ही आते ही गोल गोल घूमने लगा, शक्तिमान बन गया और उड़ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसने यहाँ पर आकर धरती पर चीजें सीखी है, अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज लेकर आया, अपने आप को डिसिप्लिन किया है, मेहनत की है जी तोड़, तब जाकर उसने लाइफ में अपने गोल को अचीव किया है। चाहे सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, इलोन मस्क, किसी भी प्लेयर का अगर आज की डेट में आप लोग नाम ले ले, इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो यही बात यहां पर बोली गई कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यानी कि अगर कुछ स्टार्ट आप लोगों को करना है तो आप लोगों को महान होने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, यानी कि पर लेकिन आप लोगों को स्टार्ट जरूर करना पड़ेगा अगर आप लोग महान बनना चाहते हैं। तो फिर से वही बात बोलूंगा, कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। सबने यहीं पर आकर मेहनत की है, यहीं पर आकर सबने सीखा, सबने यहीं पर आकर अपने गोल अचीव किए। तो जब सब कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपने गोल पर फोकस रखिए, हमेशा अपने आप को इस जोन में रखिए कि नहीं, अपने आप को जो गोल को आप लोग लेकर चलो वो ढीला नहीं पड़ने देना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिचुएशन सबके साथ में एक जैसी नहीं रहती है, सबके साथ में चेंज होती रहती है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि सिचुएशन में से अपने गोल के लिए कैसे टाइम निकालना है और अपनी आपकी वो एनर्जी कैसे मेंटेन रखनी है कि आप लोग को वो गोल अचीव कर सको। तो ये फोकस आप लोग का हमेशा होना चाहिए। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा बोला है सर कल क्वेश्चन नहीं दिया। देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं देता हूं, कल माइंड से निकल गया, आज 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा, तो उनको आप लोग लिख लेना और फेसबुक पर ही पोस्ट करूंगा। एक बच्चा बोला है सर टेलीग्राम बना दो जहां पर आंसर लिख सके। ऑलरेडी अवेलेबल है यार, आप लोग जाकर वीडियो के नीचे देखा तो करो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग का भी, कहां पर पॉलिटी के सारे लेक्चर के सबके लिंक मैंने वीडियो के नीचे रखता हूं, ठीक है? तो वहां से देख लेना। तो फेसबुक पर भी पोस्ट कर दूंगा 2 क्वेश्चन आज, और टेलीग्राम पर भी, ठीक है? तो उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। बहुत प्यारे आंसर लिखे जा रहे हैं कई सारे बच्चों के द्वारा। अगर कोई आप लोग का आंसर रिव्यू नहीं करता है तो आप लोग खुद से उसका आंसर पढ़ लीजिए कई सारे बच्चे, और अपना आंसर खुद से रिव्यू कर लीजिए, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे का आंसर रिव्यू करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं है, बस अपना अपना पढ़ते हैं और अपना रिव्यू कर लेते हैं अपना आप। तो कोई नहीं कर रहा है तो आप लोग खुद से अपना रिव्यू कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग क्या करना है, ये आप लोगों को सही डायरेक्शन देखा जाएगा, ठीक है? काफी कुछ आज का डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले बात की जा रही है यहाँ पर यूक्सिन सी के बारे में। आप लोगों को बताना है कि किसका दूसरा नाम है। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, मेडिटेरेनियन सी, एरियल सी, कैस्पियन सी या फिर ब्लैक सी। एक तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों मैप बेस्ड क्वेश्चन, आंसर बताना, फिर आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये है आज का यहाँ पर एक स्टेट के बारे में बात की जा रही है, जो 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है उसको स्टेट बोलते हैं। तो बात की जा रही है बोनीफेसो के बारे में। आप लोगों को बताना है कि ये बेसिकली किसके बीच में है, ठीक है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कोस्टारिका और सिसेल, इसी के साथ में यहाँ पर सिसिली, इसी के साथ में सर्डेनिया। नेक्स्ट यहाँ पर सर्डेनिया, यह है कोस्टारिका, और सर्डेनिया बेलेरिक, ठीक है? तो इनमें से किसके बीच में है? तो मैप में जाकर नहीं हारेगा, कई सारे नाम आप लोगों को नए देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग इसको तो देखेंगे ही देखेंगे। ये जो शब्द जो आप लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको भी जाकर देखिए, क्योंकि ये नए नए आप लोगों को लग रहे होंगे और नई नई चीजों के साथ में फेमिलियर होने का तरीका आप लोग जानते हैं। जब कोई नया दोस्त बनता है तो आप लोग उससे बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यही तरीका होता है नई नई चीजों को सीखने का भी। तो जितना ज्यादा आप लोग उसके साथ में कनेक्ट रहेंगे, उतनी ही सारी चीजें आप लोग सीख पाएंगे। तो अच्छे से चीजों को आप लोगों को अगर सीखना है तो उसके साथ में टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। सब्जेक्ट कहां से समझ में आएगा? सब्जेक्ट समझने के लिए बेसिकली आप लोगों को उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आप लोगों को लगता है यार अच्छा नहीं चल रहा है, उसको उतना ही टाइम देना स्टार्ट कर दो, तो सब्जेक्ट आप लोगों की पकड़ में आ जाएगा, ठीक है? काफी ये आज का कार्टून मुझे एक मतलब दिल को दुख देने वाला लगा ये बेसिकली। देखिए, अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की इंडियन हॉकी जो फेडरेशन है, जो है एक तरीके से वो है चुप बैठी हुई है, क्योंकि इंडियन हॉकी की जो टीम है उसके ऊपर कास्ट से रिलेटेड भी कई सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अभी जो हमारी हॉकी की टीम जीतकर, सॉरी जो वुमेन हॉकी की टीम जो है, जो अभी यहाँ पर हार गई, 4th नंबर पर आई थी, वो कई सारी क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। पर लेकिन यहाँ पर जो कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है वो गांधी जी का बंदर बने बैठे हैं, वो इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब यहाँ पर जो वुमेन है हॉकी की टीम, उनके साथ में इस तरह के कमेंट निकल कर आ रहे हैं, जो बेसिकली कास्ट से रिलेटेड कमेंट निकल कर आ रहे हैं, एब्यूज देखने को मिल रही है, उनको गालियां दी जा रही है। तो ये सारी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वो जो एडिटोरियल है बेसिकली अभी सोसाइटी में कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में जो सबसे आज के में जो सबसे ज्यादा न्यूज में भी चीजें हैं वो यहां पर देखने को मिलेगा आप लोग। किसके बारे में? वो है बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में।
ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में इतनी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ये न्यूज में किस लिए आ गया? न्यूज में इसलिए आ गया यहां पर क्योंकि आईपीसीसी, इसको बोलते हैं आईपीसीसी। आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये क्या करता है? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, यानी कि हम जो आज के डेट में जो दुनिया भर की चीजें जला रहे हैं, आज के डेट में जो हम लोग चेंज कर रहे हैं धरती पर, तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको नोबेल प्राइज मिला था क्या कभी? नोबेल पीस प्राइज। जी हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को 2007 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और नोबेल पीस प्राइज जो इसको मिला था, अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो यूएसए के कोई पर्टिकुलर पोस्ट पर भी रह चुके हैं, ठीक है, जिन दोनों को मिलकर यहां पर इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, चलिए बता देता हूं। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के। आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर उनका नाम क्या है, जिसके साथ मिलकर आईपीसीसी का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। बेसिकली आईपीसीसी को और उसको उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। बेसिकली फंडा क्या था? ये था कि किस तरीके से आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो इसके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। आईपीसीसी जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 1988 में यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। बेसिक पर्पज इसका ये था कि यार देखो आज के डेट में किस तरीके से हम लोग जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, किस तरीके से आज के डेट में पॉलिथीन वगैरह ये सब चीजें यूज करें, तो इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन चीजों को चेक करने के लिए यहां पर जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर ये आईपीसीसी का गठन किया गया कि ये कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके बारे में हम लोग जान पाए कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो आईपीसीसी ने अपना काम करने स्टार्ट कर दिया। आईपीसीसी ने अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करनी स्टार्ट कर दी। अभी फिलहाल जो है आईपीसीसी जो है 5 टोटल रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है, ठीक है। अभी छठी रिपोर्ट के लिए यहां पर ये तैयार है। तो छठी रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो काफी इसके सारे जो बातें निकल कर आ रही है, बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट पड़ रहा है। आज के डेट में आप लोग देखिएगा जंगलों में आग लग रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं साइक्लोन है। तो ये सारे जो चीजें हरकतें अभी पृथ्वी पर देखने को आप लोगों को मिल रही है, ये हम लोगों के द्वारा की गई घटनाएं हैं जो कि हमारे सामने आ रही है घूम घूम कर। तो इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा, वरना काफी ज्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें बताने की कोशिश कीजिए, आखिर इंपैक्ट क्या पड़ता है। आप लोग ये सोचने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कोई कहीं पर बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में बर्फ जमा हुआ है और वहां पर पोलर बियर रहते हैं। अब वो बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गया। अब जहां पर ये पोलर बियर रहते हैं, अब मान लीजिए यहां पर ये फंस गया, साफ जगह बर्फ पिघल गया, इस पर ये फंस गया यहां पर पर्टिकुलर बर्फ के टुकड़े पर। अब कल को चलकर ये बर्फ का टुकड़ा भी पिघल गया, तो ये क्या होगा? डूबेगा, मरेगा ना। यहां पर ये कैसे काम चलेगा? पता चला कोई बर्फ का टुकड़ा है, आसपास में कोई टुकड़ा नहीं है, वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। कई सारी ऐसी सिचुएशन इंसान के द्वारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की जा रही है, तो उससे कई सारी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है। तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो कई सारे कोज हैं और कई सारे उसके इंपैक्ट हैं। तो अगर आप लोगों से कोज यानी किस रीजन की वजह से हो रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसके बारे में अगर कोई बात करे तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने, ये इस तरीके से आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है आप लोगों से अगर कोई डायरेक्ट इंटरव्यू भी ये बातें पूछ ले तो क्या आप लोग बोलोगे? सबसे पहले बात की जा रही है कि रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात है कि काफी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि हर जगह नई नई फैक्ट्री आ रही है। कहीं कपड़े की फैक्ट्री है, कहीं बर्तन की फैक्ट्री है, कहीं स्टील की फैक्ट्री है, कहीं जूतों की फैक्ट्री है, मतलब दुनिया भर की फैक्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो जो फैक्ट्री है उनमें से जो एमिशन निकलता है, उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है, उससे जो पोल्यूशन निकलता है, कई सारे पोल्यूशन जो है रिवर के अंदर जाते हैं, उससे वाटर पॉल्यूट होता है। तो वो सारी चीजें, तो जिस ह्यूज लेवल पर आज के में एनर्जी यूज की जा रही है, जिस तरीके से आप लोग आज के में अगर बात करिए, आज अगर कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आप लोग यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पुराने टाइम पर क्या था? बैलगाड़ी हुआ करती थी, ज्यादा से ज्यादा बाइसिकल हो गई, वरना लोग पैदल ही जाया करते थे। अब भी याद है मुझे, अभी भी जब अपने दादाजी के पास में बैठा करता था, उस टाइम पर वो बोला करते थे कि हम खेतों में जब जाया करते थे तो सर पर जो गठरी बांध कर लेकर आया करते थे, सर पर अपने जो बेसिकली जो जानवरों को खिलाने वाला चारा लेकर आया करते थे। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में तो आप लोग ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो कि मर्सिडीज में भी कई गाड़ी, आप लोग कई सारी गाड़ी देखी होंगी कई बार कि हाँ गाड़ी में जो बेसिकली जो गठरी डाल के लेकर आ रहे हैं, जो गाय का घासा भूसा होता है, ठीक है, भरोट्टी बोलते हैं नॉर्मली उसको हमारी साइड में, कि हाँ इस तरीके से कि चलो एक भरोट्टी काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में और पहले में चेंज क्या हो गया है? हम लोग जैसे कि उस टाइम पर क्या था, हेल्दी लोग हुआ करते थे, अच्छा खाना खाया करते थे, शानदार तरीके से उनकी बॉडी हुआ करती थी पहले लोगों में और आज के लोगों में कंपेयर करके आप लोग देखना।
आज की डेट में सारी चीजें मैकेनाइज हो गई है। इवन इंसान जो है अगर कहीं जाना है और उसका घर है वहां पर 2 मंजिल भी उसको चढ़नी है तो वो भाई साहब लिफ्ट लेना पसंद करते हैं, ना कि सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे। ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। आप लोग आसपास में देख लीजिएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। बाहर अगर कहीं जाना है निकलकर, पहले शौक हुआ करता साइकिल मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है। मुझे अभी याद है स्कूल में मैं साइकिल चलाकर जाया करता था। इसी के साथ में जब हम लोग बाहर जाया करते थे कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ने, तो लगभग 8 किलोमीटर के करीब जाना और 8 किलोमीटर के करीब आना, तो 16 किलोमीटर अगर इंसान साइकिल चला लेगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कहीं से बीमारी लगेगी। इसलिए बहुत लंबे लंबे समय हो जाते थे, कई बार फीवर ही नहीं चढ़ता था, 3-3 4-4 साल ऐसे ही निकल जाते थे। तो ये रीजन क्या था? एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती थी, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज के डेट में जरा से बच्चों को स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल पे बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग आज के डेट में देख सकते हैं। तो आज के डेट में जो हमारा रहने सहने खाने पीने का जो पैटर्न हो गया ना, अगर लिफ्ट में भी आप लोग चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फ्री में तो चल नहीं रहा है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, मतलब हर जगह आज के डेट में जो है एनर्जी यूज हो रही है, जो बिजली आप लोग यूज कर रहे हैं कोयले से बनाई जा रही है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है काफी लार्ज स्केल पर। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही है वो काफी खतरनाक आज के डेट में हो गई है। ठीक है, हम लोग ना हर तरीके से अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखेगा, आज के डेट में इंसान जो है सब तरीके से चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में दुनिया भर का आज के डेट में खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर दुनिया भर का। इसकी वजह से दुनिया भर की स्किन की डिजीज हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को आज के डेट में चश्मे चढ़ने लगे हैं। समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जमीन को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। इसी के साथ में प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, समुद्र में दुनिया भर की प्लास्टिक डंप की जाती है, फिर मछलियां खाते हैं बैठकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं। जिस डाल पर बैठे उसी डालों को काट रहे हैं, पेड़ काट काट कर सारे फेंक दिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है, बांध बना, वहां पर बेसिकली पुल बनाने हैं, कहीं पर रेलवे ट्रैक बनाना है, जरूरी है, पर लेकिन उसका कंपनसेशन भी होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि बर्बाद करके छोड़ दो। अभी ये जो आईपीसीसी रिपोर्ट है इसके बारे में बताऊंगा। इसने ये बोला है कि जिस लेवल पर जाकर हम लोग बैठ गए ना, अगर इसी लेवल पर हम लोग चलते रहे तो आने वाले टाइम में जो लीडर होंगे ना, जो भी लीडर आएंगे, चाहे कितना भी महान लीडर क्यों ना हो, वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा बर्बाद हम लोग इनको कर रहे हैं आज के डेट में। तो इस तरीके से इस चीजों को सुधारना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रैक्टिस के बारे में बात करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर नॉर्मली बोले तो क्या क्या सामान, अगर आज के डेट में बात करें, हर एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल आप लोगों को देखने को नॉर्मली मिल ही जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में घर में हर एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल हो गए, कई सारे घर में 2-2 3-3 कार भी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कई सारी। तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें रखते हैं। और ये तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी, ये तो स्टेटमेंट आप लोग यूज भी कर सकते हैं अगर कहीं ऐसा लिखने के लिए आता है कि जो पृथ्वी है ना वो हमारी नीड के लिए है। हमारी नीड के लिए तो पृथ्वी पर काफी सारे रिसोर्सेज है, हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम लोग अपनी ग्रीड पर आ गए, अगर हम लोग लालच पर आ गए, तो ऐसी कई सारी पृथ्वी भी अगर आ जाएगी ना, तो भी हम लोग को भरपूर जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों के बारे में बात करें, ठीक है। इसी के साथ में लाइव स्टॉक के बारे में बात करें, जो भी जीव जंतु हैं उनसे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आज के डेट में जैसे गोबर गैस वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, सारी चीजें, उनसे भी कहीं ना कहीं जो मेथेन निकल कर आता है, CH4 मेथेन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना पावरफुल होता है जब यहां पर बात करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए यहां पर बात की जाती है कि मेथेन को तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने सारी चीजें आप लोग देखते हैं, रिसोर्स जिस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, कोयला हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, जो कि आप लोग इसमें से डीजल पेट्रोल निकालते हैं, ये सारी चीजें। बाकी का पोल्यूशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें तो हम लोगों ने PhD कर लिया, कोई भी लेवल ऐसा नहीं छोड़ा है कि चीजों को पोल्यूशन की तरीके से हम लोगों ने पोल्यूट नहीं किया हो। बेसिकली आज की डेट में पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए सही खाना नहीं है, दूध में मिलावट, मतलब दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, आटे में मिलावट, कोई चीज है जिसमें मिलावट नहीं है आज की डेट में। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो कोज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो इस तरीके के नहीं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसे आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। फिर तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ना एक तो कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग ये सोचिए, टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है आज के डेट में, ग्लेशियर जितने भी है सारे, जैसे कि ये ग्लेशियर है, ये क्या हो रहा है, ये जैसे मान लीजिए जहां पर बर्फ जो है पिघल ही तो रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिल रही है। अगर बर्फ इस तरीके से पिघल रहा है तो फिर क्या रहेगा, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो यही बात बोली गई कि इससे क्या हो रहा है, जैसे कि ये पिघल रहा है, तो पिघलने की वजह से टेम्परेचर की वजह से पिघल रहा है। अब टेम्परेचर की वजह से और क्या हो रहा है, सी का लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पिघल रहा है ये बर्फ, कहीं ना कहीं तो पानी बनकर जाएगा ना ये, तो इसकी वजह से सी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके तरीके से अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि कभी साइक्लोन आ गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया। तो जिनको अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। जर्मनी में देखो, अभी बाढ़ की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई, यूरोप के अंदर में। तो अभी यहां पर ये चीजें समझ में लोगों की आनी ना स्टार्ट हो रही है। अभी अब तक इसको सोच नहीं रहे थे ना, अब सोचेंगे आराम से। लैंड
लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि लैंड ऐसी हो गई आज के डेट में कि उसमें खाद नहीं डालो तो वो उपजाऊ नहीं रही है, उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। एक एक साल में उस जमीन से कई खेती निकाली जाती है। कई बार तो रिपीटेडली फिर से उसमें एक तरीके से पैडी लगा दी, फिर से पैडी लगा दी, चावल लेने, तो तीन फसल भी ले लेते हैं कई बार एक ही उससे। फिर अगर तीन फसल एक ही खेत में से लेंगे तो वहां पर ऐसा तो नहीं कि उसको उर्वरक शक्ति अच्छी है, अब लोग खाद उसमें डालना पड़ेगा बराबर, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं। देखा ना, अभी दुनिया भर की आग लग रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले आग लगी थी, दुनिया भर के जीव जंतु जलकर मर गए थे। तो कहने का मतलब यहां पर इसके द्वारा यार ये बोला गया रिपोर्ट के द्वारा कि सुधर जाओ वरना कोई नहीं सुधार पाएगा। ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे, पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अलग प्लैनेट आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग जो वार्मिंग चल रही है, तो उसके बारे में बात करें तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को ये सारी चीजें कि क्या क्या कंडीशन हो गई है कि आग बढ़ गई है, हीट वेव बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अनबियरेबल। जिसके घर में एसी है चलो काम चल गया, जिसके घर में एसी नहीं उसका क्या हो रहा है, फ्लड कितने लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। तो ये जो असेसमेंट रिपोर्ट यहां पर तैयार की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नहीं कहते कि आप लोगों को आगाह करने के लिए कि बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। अभी अगर हम लोग इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच पाए और ये और ज्यादा बढ़ गया, 2 या फिर इससे ज्यादा हो गया, ये 21st सेंचुरी के लास्ट तक आते आते, तो बहुत बुरी सिचुएशन बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में। बुरी सिचुएशन मतलब आप लोग ये समझिए, अगर आप लोगों को गेहूं की खेती करनी है या फिर चावल की खेती करनी है तो पर्टिकुलर एरिया में होती है ना, ये थोड़ा ना कि हर जगह गेहूं की खेती आप लोग कर लोगे। उसके लिए टेम्परेचर ऐसा चाहिएगा, उसके लिए लैंड ऐसा चाहिएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिएगी। सोचिए अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी पैदावार पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कई सारी खेती जो है वो होनी बंद हो जाएगी पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि लोगों के लिए भुखमरी का एक तरीका आ जाएगा नया। हर तरीके से आप लोगों को बर्बाद करने वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बातें ये पर्टिकुलर इस रिपोर्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर बात करें, बोला यह जा रहा है कि कोविड-19 को आप लोग बोल रहे हैं ना बहुत बड़ा डिजास्टर है, कोविड-19 में फिर भी आप लोग सब मिलकर साथ में आ गए, चलो भाई साहब कोविड-19 को रोक लेते हैं, सारा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया। पर लेकिन क्लाइमेट चेंज पर अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए ना, तो ये इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आने वाली जो नस्लें वो खप जाएंगी पर इसको सुधार नहीं पाएंगी। तो लीडर जो है वहां पर खत्म हो जाएंगे इसको सुधारते। वो नहीं कहे एक तरीके से कि हम लोग खत्म हो गए यहां पर चीजों को सुधारते पर लेकिन चीजें नहीं सुधरी। तो कोयला और जो दूसरे फोसिल फ्यूल है, जिस तरीके से हम लोग इनको यूज करें, इनसे डिस्टेंस बनाकर चलनी पड़ेगी, तभी जाकर चीजें नॉर्मल आप लोगों को नजर आएगी। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं जगह खेतों में पानी भी नहीं मिल रहा है, इकोलॉजिकल ग्रोथ देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े साइक्लोन अभी अलग अलग एरिया में खतरनाक इंपैक्ट डाल रहे हैं। इसी के साथ में जो आर्टिक रीजन है, तो उसकी सी आप लोगों को पिघलती हुई नजर आएगी। स्नो कवर है वो आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कम कंडीशन देखने को मिलेगी स्नो कवर। और इसी के साथ में एक शब्द यूज कहते हैं, अगर आप लोग ज्योग्राफी आप लोग पढ़ती है, आप लोगों ने पढ़ी है ज्योग्राफी, तो वहां पर यूज कहते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं बेसिकली परमाफ्रोस्ट। तो ये क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ये अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा आइस का एक टुकड़ा जम गया यहां पर बेसिकली जमीन के अंदर, ऐसा आप लोगों को नजर आता है कई बार। ये इस तरीके से आप लोग कई बार देखा होगा, ये इस तरीके से यहां क्या होता है कि काफी एक बर्फ की बहुत बड़ी परत होती है, वो इतने लंबे समय तक यहां पर बेसिकली फिक्स रहती है, यानी कि पिघलती नहीं है। टेम्परेचर इतना डाउन रहता है कि उसके ऊपर दूसरे पेड़ पौधे उग गए यहां पर, इस तरीका माहौल बन जाता है। तो इसको परमाफ्रॉस्ट जो एक तरह ग्राउंड दो कंटिन्यूअसली रिमेन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है 2 और मोर ईयर, ठीक है। ये लैंड पर भी हो सकता है और ये ओशन के अंदर भी हो सकता है। तो ये वाला जो परमाफ्रॉस्ट है, जो काफी लंबे समय तक पिघलता नहीं था, अब ये भी पिघलने स्टार्ट हो गए, तो ये अलग से यहां पर आप लोगों को चीजें जो है वो बर्बाद होती नजर आएगी। इसका ये कॉन्सेप्ट जो परमाफ्रॉस्ट वाला मैंने बताया ना, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे, तो ये इस तरीके से लैंड पर भी हो सकता है और ओशन के अंदर भी आप लोगों को परमाफ्रॉस्ट देखने को मिल सकता है। ये भी यहां पर आज के दिन पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग को सुधारना पड़ेगा, वरना सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर होती है आप लोग को नजर आएगी। 5 साल पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था, पर लेकिन अब तक किसी के कान पर जू नहीं सरकी कि हाँ यार इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इस क्लाइमेट एमिशन को हम लोग सुधार लेते हैं। तो इसके चलते आप लोग देखिए, रिड्यूस करना था एमिशन पर नहीं कर पाए, ठीक है। इसी के साथ में कार्बन टेक्नोलॉजी थी, वो यहां पर बेसिकली लोगों को मिलनी थी कि ताकि इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसी के साथ में फंडिंग मिलनी थी, बिना पैसे के तो चीजें चली नहीं पाएगी। अब मान लीजिए यूएसए है, उसके पास में पैसा है दुनिया भर का, कल को चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगा, पर लेकिन टेम्परेचर तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहा है ना। ये थोड़ा ना कि यूएसए अगर इंडिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आगे चलकर
पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगा। यार ये तो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान की हवा हम खा रहे हैं, हमारी हवा पाकिस्तान खा रहा है। एक तरीके से ये तो ऐसी चीजें, इसको आप लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते। बाउंड्री आप देश में ही तो लगा सकते हैं ना। आप लोग बोलते हैं कि अच्छा भाई साहब हम ना यूएसए में बैठे हुए हैं, ठीक है, यूएसए में बैठे हैं, मैक्सिको में कितना टेम्परेचर बढ़ जाए हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा होने लगे तो बस हो गया। ये पृथ्वी है और आप लोग कुकर सिस्टम के अंदर बैठे हुए, अगर टेम्परेचर यहां पर सूडान के अंदर ही बढ़ रहा है ना, तो उसका इंपैक्ट भी यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है पर लेकिन इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो जैसे कोविड-19 में सारे साथ में आ गए, वैसे अगर साथ में नहीं आए तो अब यहां पर दिक्कतें होने वाली हैं, ये बोलने की बात की जा रही है। मार्जिनल और टेम्परेरी जो डिप्रेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बेसिकली डिप्रेसिंग एमिशन, तो कोविड-19 से आप लोगों को देखने को मिला कई सारी चीजें, थोड़ा सा फायदा तो हुआ है कि मार्जिनल और टेम्परेरी जो है थोड़ा सा एक तरीके से एमिशन कम हुआ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार यहां से ना कि आईफिल टावर दिखने लगा इंडिया के अंदर से, इतना क्लियर इन्वायरमेंट हो गया। वो टेम्परेरी था, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से आगाह करने वाला था कि आप लोग चीजों को चाहो तो सुधार सकते हो। पर लेकिन फिर से उसी पैटर्न में हम लोग स्टार्ट हो गए, कुत्ते की पूंछ वाली बात है, फिर से उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट हो गए। तो लंबे समय तक ये चीजें नहीं टिकने वाली है, ये पैटर्न जो हमारे चल रहे हैं। तो जो आईपीसीसीएस का एनालिसिस जो है वो बात कर रहा है इसी के बारे में कि कैसे फ्यूचर के जो लीडर हैं अगर बात करें उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इन चीजों को कंट्रोल करना। जो हीट वेव और हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं तो कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये तो दो चीजें आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिल रही है। ये जो ग्लोबल वाटर साइकिल है वो भी एक अनप्रेडिक्टेबल अभी थ्रेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अभी कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को दिख नहीं रही है, आगे आने वाले टाइम में उनके इंपैक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को। तो इसके तरीके से जैसे मैंने बताया ना, अभी ये लेवल बढ़ रहा है समुद्र का, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी रिलीज आप लोग कर दे रहे हो कि उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है उतना इन्वायरमेंट। आप लोग पेड़ पौधे काट दे रहे हो तो जो बेचारे जो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते पीते थे आप लोगों ने उनकी भी कहानी खत्म कर दी, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग निकाले जा रहे हो। तो आप लोग ये समझिए जाएगा कहां। तो फिर यहां पर यही काम करेगा ना ये कि यहां बर्फ पिघलाएगा और ओशन का लेवल बढ़ाएगा और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस खत्म करेगा, इंसानों को भूखा मारेगा। तो वो चीजें सामने आएंगी निकल निकल कर। अब इसी के चलते बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने भाई साहब। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो होने वाली है नवंबर के महीने में, कहां पर होने वाली है? ये यूके के अंदर होने वाली है। यूके के अंदर तो मैंने बता दिया, अब सिटी का नाम आप लोगों को बताना है क्योंकि सिटी कई बार बता चुका हूं और सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जब ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। फ्रांस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, फ्रांस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 21, ठीक है। आप लोगों को पेरिस का नाम मिलेगा क्यों? क्योंकि सिटी के नाम पर बेसिकली यहां पर चीजें फेमस होती हैं। तो इसी तरीके से यूके तो मैंने बता दिया, अब सिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे पेरिस हो गया ना, ऐसे यहां पर सिटी देखने को मिलेगी तो उसका नाम बताइए। तो अभी आप लोगों को यहां पर एक काफी लार्ज स्केल पर कट करनी पड़ेगी, जो एफर्ट आप लोगों को काफी लगाने पड़ेंगे। एमिशन को कट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो गरीब कंट्री है उनको भी, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा होता है नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो खर्चा करेंगे। अब आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है, आप लोगों ने जितना बर्बाद किया है एनवायरनमेंट को, अब उसमें हेल्प करोगे ना उसको चीजों को सुधारने में। इसी के साथ में यहां पर मिटिगेट और एडेप्शन करना पड़ेगा, फंड लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग बिना पैसे के कुछ भी नहीं कर सकते इस धरती पर, अगर आप लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो पैसा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जिंदगी को चलाने के लिए। तो इतना पैसा इंसान के पास में कम से कम होना चाहिए कि उसकी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होगी पूर्ति तो कम से कम होती रहे। आप लोग अगर वो भी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी कोविड-19 ने वैसे ही भुखमरी को बढ़ा दिया, गरीबी को बढ़ा दिया। नैनो मैगजीन में डिस्कस किया था ना मैंने कल ही काफी डिटेल में, किस तरीके से अभी कंडीशन बढ़ गई है, खतरनाक सिचुएशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा क्रिएट किया गया माहौल है और हमारे ही ऊपर वो इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो डेवलपिंग नेशन है वो आज की डेट में एक तरीके से कमिट, जो एक तरीके से जो डेवलपिंग नेशन है वो एक तरीके से कई सारे तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे। जैसे डेवलप वाले तो काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन डेवलपिंग वाले अभी लगे हुए हैं, यानी कि जो गरीब कंट्री है। तो अगर डेवलप अपने हिसाब से काम करे और डेवलपिंग को भी यहां पर साथ में मिलकर आना चाहिए, तभी सिचुएशन सुधरेगी। हमारी कंट्री के लिए भी प्लान है, हमारी कंट्री में नेशनल मिशन है इस पर्टिकुलर काम पर लेकर, नेशनल सोलर मिशन है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हो, याद रखना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, ग्रीन इंडिया, एनर्जी इफिशियंसी को लेकर चलना है। यहां पर मिशन फॉर सस्टेनेबल जो हैबिटेट है, इनके घर भी ऐसे बनाओ कि सोलर पैनल लगा रहे, दूसरी बिजली की जरूरत ही ना पड़े। नेशनल वाटर मिशन है, पानी को कैसे आप लोगों को सही से यूटिलाइज करना है और सबके घरों में पानी पहुंचाना है। मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारी कंट्री का जो नेशनल मिशन है उसमें हिमालय को भी सस्टेन करने की बात की जा रही है, जो बर्फ की वजह से चीजें पिघल रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि लोग किस तरीके से इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आगे आने वाले टाइम में कई सारे एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में जानने को मिलेगी, ठीक है।
आगे चलते हैं इंडिया और चाइना के बारे में। ये आर्टिकल है जो बेसिकली बात करें यहां पर गोगरा पोस्ट के बारे में। गोगरा पोस्ट पर अभी यहां पर काफी लंबे समय से इंडिया और चाइना की झड़प चल रही थी, तो वहां पर अभी क्या हुआ है, अभी चीजों को थोड़ा सा नॉर्मल करने की बातें की जा रही है कि आने वाले टाइम में मिलकर बातें करेंगे। तो अभी 12वें राउंड की यहां पर बात देखने को मिली इंडिया और चाइना के बीच में कि सिचुएशन को कैसे हम लोग को नॉर्मल करना है। तो सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं होगी तो आगे चलकर हमारी कंट्री के लीडर नहीं मिलेंगे और ये चीजें ऐसी बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए आप लोग पहले समझ सकते हैं कि कहां पर क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो नॉर्मली 3 सेक्टर में डिवाइड आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सेक्टर जो है ये वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि लद्दाख वाले रीजन के साथ में है। अगर ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लद्दाख वाला रीजन याद रखिएगा, ठीक है। तो लद्दाख वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है यहां पर ये, क्योंकि अब आप लोग को अपनी कंट्री का जब आप लोग मैप उठाकर देखोगे तो ये डिवाइडेड आप लोग को पोर्शन नजर आ जाएगा इसमें अच्छे से। यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये यहां पर हो गया जम्मू एंड कश्मीर और ये हो गया लद्दाख। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया जो पीओके है वो आप लोगों को मैक्सिमम लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं ये छोटी छोटी बातें होती है, क्वेश्चन को गलत करा के चली जाती है, फिर बोलते हो सर ये तो चीजें थी इस तरीके से। कई सारे बच्चे ना पेपर देकर आ रहे हैं अभी तो बता रहे हैं सर चीजें बताई थी पर लेकिन याद नहीं कर पाए कई सारे, ठीक है। याद कहां से कर पाओगे, रिविजन करते हुए तो आप लोगों को नाक कट होनी, कहते हैं नाक कटता है, ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, सिर में दर्द हो गया। रिविजन की सारी वीडियो आप लोगों के सामने है, रिविजन कर लीजिए, कम से कम पीडीएफ सारी आप लोगों के पास में। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस आप लोगों के अंदर ना कमी है तो किसी चीज की, आप लोगों के अंदर लगन की कमी है। बस ये दिखता है कि कोई और कर दे सारा काम। चलिए जो भी है करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो इसके बारे में बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर जो है ये सबसे बड़ा है जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है। फिर यहाँ पर ये है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन, और ये हो गया सेंट्रल सेक्टर आप लोगों को यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा इन दोनों के, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई का रीजन बना रहता है। तो आज का जो आर्टिकल नॉर्मली हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर अक्साई चीन वाले और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या बात करेंगे, पहले तो आप लोग इस रीजन को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर कई सारे एरिया हैं जैसे गालवान वैली हो गया, पेंगोंग सो लेक हो गया, ये कई बार न्यूज में रहते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखिए, चीजों को और समझ पाएंगे, ठीक है। गालवान वैली में क्लैश हुआ काफी लंबे समय बाद, ये माना जाता है कि 1971 के टाइम पर कुछ क्लैश हुआ था हमारे बीच में। उसके बाद में अब जाकर क्लैश हुआ जिसमें कई सारे चाइनीज और कई सारे इंडियन सोल्जर जो हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये कंडीशन अभी आप लोग देखते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहाँ पर ये झड़प देखने को मिली, और ये झड़प ऐसे नहीं कि अब एकदम देखने को मिलने लगी, यहाँ से प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जो चीजें हैं वो स्टार्ट हुई और आज की डेट में ये हमारे सामने चीजें निकल कर आ रही है अलग अलग रीजन में। अगर आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग देखते हैं ये हो गया हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी को गोगरा पोस्ट बोला जाता है। कई सारे ऐसे रीजन है जैसे गालवान वैली मैंने बता दिया, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक हो गया, ये अलग अलग आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को इंडिया और चाइना का जो झड़प का रीजन है कहां कहां पर ये आप लोग आपस में झड़पते हैं, तो यहां पर देखिए डिवीजन कर रखा है इन्होंने पेंगोंग सो लेक के बारे में। तो यहां पर फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, तो एक तरीके से डिवीजन कर रखे हैं चीजों के और उनको फिंगर के नाम से डिवाइड कर रखा है। इंडिया ये बोलता है बेसिकली, इंडिया का जो क्लेम है वो एलओसी के पास में वो बोलता है कि विद फिंगर 8, ठीक है, तो फिजिकली कंट्रोल करता है ओनली फिंगर 4, यानी कि इंडिया ये बोलता है, इधर हो गया चाइना, इधर हो गया इंडिया, तो इंडिया ये बोलता है कि फिंगर 8 तक का मेरा कंट्रोल है, ठीक है। इंडिया का क्लेम यहां तक का है, ठीक है, ये वाला मैप, और चाइना का क्लेम यहां तक का है। चाइना बोलता है फिंगर 2 तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चाइना क्या है फिंगर 8 तक बोलते, जैसे फिंगर है जो आज के डेट में तो बॉर्डर पोस्ट है चाइना की फिंगर 8 तक का यहां तक का, पर लेकिन उसका क्लेम है फिंगर 2 तक का, यानी कि जो चाइना है वो हमारे रीजन में यहां तक का क्लेम करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो इधर तक का क्लेम करता है, पर लेकिन यहां पर बात करें तो पोस्ट आज के डेट में यहां पर बैठे हुए, तो इसकी वजह से ये बेसिकली जो ये वाला रीजन है यहां पर दोनों के बीच में आप लोगों को लड़ाई देखने को मिलेगी। कई बार इस रीजन में एक दूसरे के आमने सामने आकर दोनों फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहां पर जो ये मैप मैंने आप लोगों को दिखाया ये वो वाले रीजन है जहां अलग अलग रीजन में इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को झड़प नजर आ जाएगी। तो अगर यहां पर हम लोग शांति नहीं बना पाए तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एरिया ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें और ज्यादा दिक्कत यहां पर आप लोगों को नजर आएगी। अभी यहां पर जो आमने सामने यहां पर आर्मी आकर खड़ी हो जाती है यहां पर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बॉर्डर में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। आजकल में चाइना जो है क्या करता है, चाइना का ये एक तरीके से फंडा बन चुका है कि दूसरी कंट्री को अगर सप्रेस करना है तो बॉर्डर में क्लैरिटी लेकर आप लोगों को न्याय करानी है, यानी कि उस कंट्री के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट आप लोगों को बनाकर रखनी है। बॉर्डर को लेकर जितनी ज्यादा लड़ाई रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उस कंट्री के ऊपर आप लोग एक तरीके से प्रेशर बना पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा ये कि आप लोगों के पास में जैसे पावर ज्यादा है, जैसे कि हथियार ज्यादा हो गए, अच्छी खासी आप लोगों की ताकत हो चुकी है आज के डेट में, तो वर्ल्ड पावर में काउंट हो गए। तो आसपास में जो थोड़ी कमजोर कंट्री से भूटान हो गया, आप लोगों को याद होगा ना भूटान में गालवान वैली वाला, ठीक है, सॉरी जो भूटान में था जो चिम्बे बेसिकली वैली वाला, जो यहाँ पर जो एक तरीके से चुम्बे वैली है ना यहाँ पर ये, ठीक है,
तो यहां पर क्या था, डोकलाम सेक्टर डेडलॉक आप लोगों को देखने को मिला था। तो चाइना क्या करता है, भूटान का एक पर्टिकुलर पोर्शन अपने कंट्रोल में ले लिया, दूसरा पोर्शन कंट्रोल में ले लिया, बोलेगा ये वाला मैं तुझे दे, ये वाला मैं तुझे दे देता हूं, ये वाला मुझे दे दे। यानी कि एक इंसान के घर का 2 पोर्शन कंट्रोल में कर लिया, अपने खेत का, उसको बोलेगा ये खेत मैं तेरा छोड़ दूंगा, ये खेत मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि मैं ताकतवर हूं। ऐसी हरकतें चाइना करता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से चाइना के साथ में काफी ज्यादा झड़प देखने को मिली थी और यहां से दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई इंडिया और चाइना के बीच में। वरना उससे पहले अगर हिस्ट्री थोड़ी उठाकर देखोगे तो सिचुएशन नॉर्मल चल रही थी, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन नहीं बन रही थी जितनी ज्यादा बुरी कंडीशन आज के प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। तो ये जो बुरी कंडीशन है ये अगर नहीं सुधरी तो आगे आने वाले टाइम में दोनों के बीच में और ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन जो है वो आप लोगों को बनती हुई नजर आएगी और दोनों लीडर जो है वो आज के में प्रॉपर वे में कहीं पर मिलकर इनको सोल्यूशन भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन सही नहीं है। कई बार चाइना बोलता है कि चलो बिजनेस तो कर लेते हैं, बिजनेस कर ले, हाँ तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचते रहो और हम लोग बिजनेस कर लें। तो इस तरीके से अभी हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना के लिए बढ़ रहा है, चाइना को, हमारा इंपोर्ट चाइना के लिए कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि ट्रेड डेफिसिट जो है, यानी कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट यानी कि खरीदा ज्यादा करते थे, इंपोर्ट ज्यादा किया करते थे, बेचा कम करते थे, एक्सपोर्ट कम किया करते थे। ये कल ही मैंने डिस्कस किया नैनो मैगजीन के अंदर में। तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी की जो सूझबूझ है वो यहां पर कुछ काम आई, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। ये सिचुएशन हम लोग को सुधारनी पड़ेगी, तो सिचुएशन को आगे लेकर चलना पड़ेगा। सारी सिचुएशन मैक्सिमम खराब होनी स्टार्ट हुई थी डोकलाम वाले सेक्टर में, जब भूटान को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जाकर चाइना के सामने खड़ा हो गया था। तब से लेकर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर दुनिया भर की चीजें बनाई जा चुकी है, एयर बेस बनाए जा चुके हैं, डिफेंस की यूनिट आ गई है एलएसी के आसपास में। यानी कि चाइना के द्वारा तब से लेकर 2017 से लेकर अब तक का यह माना जा रहा है कि 13 के करीब नई पोजीशन अभी जो बॉर्डर के पास वाले एरिया में बना ली गई है। ये सैटेलाइट के थ्रू यहां पर पता चला है। यानी कि अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास किया जा रहा है इस एरिया में, जिसके चलते यहां पर आज के में चाइना जो है वो काफी ज्यादा एग्रेशन में यहां पर आ रहा है। ठीक है, चाइना को ये लगता है देखो यार मेरी ताकत इतनी ज्यादा है, मुझे इंडिया के साथ में क्यों कंपेयर करते हैं, मुझे तो यूएसए के साथ में कंपेयर करना चाहिए ना। तो वो वाली चीजें यहां पर चाइना के आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अगर इंडिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री के द्वारा भी यहां पर एक अपग्रेडेशन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसके चलते अगर बात करें जो सिक्योरिटी जो डायनामिक्स है यहां पर जो पहले नॉर्मल हुआ करते थे वो चेंज हो गया आज के डेट में दोनों साइड से। यानी कि इंडिया और चाइना दोनों साइड से आज के डेट में काफी ज्यादा एक क्रिटिकल पोजीशन पर पहुंच गए और ये चीजें अगर ऐसे ही बढ़ती रही आने वाले टाइम में भी तो दोनों के बीच में वॉयलेंस आप लोगों को बढ़ता हुआ और लार्ज स्केल पर नजर आएगा। तो इसके चलते दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, केयरफुली चीजों को सुधारना पड़ेगा, लंबे समय तक हम लोग चीजों को सुधार भी पाए, पीस और सिक्योरिटी हम लोग बनाकर रख पाए। पर लेकिन फिलहाल अगर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन नहीं दिखा तो ये काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में दोनों कंट्री के लिए, क्योंकि पड़ोसी देश है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा सा पोर्शन टच कर रहा है, पूरा बड़ा काफी बड़ा पोर्शन टच कर रहा है। और खासकर जब तिब्बत अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, तिब्बत को एक्सेप्ट न करते तो कम से कम कुछ सोल्यूशन तो निकलता। तिब्बत को एक्सेप्ट करके हम लोगों ने चाइना को और अपने पड़ोस में लाकर बैठा लिया, तो इसके चलते भी कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में सिचुएशन को कैसे नॉर्मल करना है, ये दोनों कंट्री के लीडर जब तक सामने नहीं आएंगे निकलकर, और यहां पर ये नहीं है कि यहां पर इस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मल करना है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को सोल्यूशन होता हुआ यहां पर नजर नहीं आएगा। तो देखते हैं कब तक यहां पर ये जो झड़प है ये बनी रहती है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है कि सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। ठीक है, कुछ और अगर आप लोगों से छोटी छोटी मैं बातें करूं, कुछ और बातें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, आखिर इंडिया ने इससे मान लो आप लोग बात करेंगे इंडिया को गुस्सा आ गया चाइना की ये हरकतें देखकर कि बॉर्डर पर बार बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आखिर ऐसा क्या किया। सबसे बड़ी बात तो यह कि हम लोगों ने अपना डिफेंस का जो प्रोजेक्ट है, डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया आज की डेट में। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से बात करें, आप लोगों को याद होगा 59 चाइनीज ऐप जो है हम लोगों ने अपनी कंट्री में बंद कर दिए। हम लोगों ने बोला कि हमारी सोवरेनिटी को हट कर रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 के लिए चाइना की हेल्प लेने से हम लोगों ने मना कर दिया। हम लोगों ने चाइना से सामान खरीदा है, पैसे दिए बकायदे, उनके मुंह पर पैसे मारे हैं, उनसे फ्री में कुछ नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन फ्री में लेने से क्या होता है, अपनी ना इज्जत डाउन हो जाती है कि यार ये तो फ्री में खा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से समझिए आप लोग चाइना से अगर हम लोग फ्री में सामान लेते रहते तो क्या होता, ऐसा लगता ना कि चाइना से फ्री में सामान ले रहे हैं यार, एक तरीके से चाइना के, एक तरीके से चाइना के सबऑर्डिनेट हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को भले ही मतलब एक तरीके से यारी दोस्ती में चीज आप लोग जरूर याद रखना, ये रियलिटी में अगर आप लोग एक अच्छा एक दोस्त बनाना चाहते हैं तो अगर वो आप लोग ऊपर 50 रुपए खर्च करते हैं तो आप लोग भी उसके ऊपर 50 रुपए खर्च करो, वरना उससे पार्टी लेना बिल्कुल भी बंद कर दो। ये नहीं कि वो सामने वाला पार्टी दे जा रहा है, ये सामने तो पार्टी देगा, दूसरों के सामने जाकर बोलेगा कि इसके पास पैसे नहीं है और आ जाता है मुंह उठाकर खाने के लिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग की इंसल्ट करता हो वो इंसान नजर आएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, क्यों जा रहे हो पार्टी में फालतू में, क्यों सामने वाले की एक तरीके से आप लोग पार्टी में ही मत जाओ, अपना आत्मसम्मान ज्यादा बढ़ाए ना। तो इंडिया ने अपने आत्मसम्मान के ऊपर यहां पर बेसिकली बात की, ठीक है। इंडिया को ये लग रहा था फ्री में अगर लेंगे तो कल को 4 कंट्री के सामने जाकर बोलेगा कि मैंने फ्री में इसको सामान दिया, इसकी औकात क्या है मेरे सामने इंडिया की। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको पैसा दिया, ठीक है, कि तुमसे तो फ्री में कम से कम नहीं लेंगे। इसी के साथ में इंडिया ने क्या किया, अपनी कंट्री में जो 5G का जो कनेक्शन हो रहा था, 5G की जो ट्रायल चल रही थी, उसमें चाइनीज कंपनी को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये काफी बड़ा स्टेप हमारे द्वारा उठाया गया। इसके चलते हालांकि इंपैक्ट भी देखने को मिले, चाइना का जो एफडीआई हमारी कंट्री में वो काफी कम हो गया आज के दिन में अगर बात करें। तो ये सारी चीज तो नॉर्मली देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा ना। ये तो बेसिक चीजें हैं जो सामने निकल कर आनी थी। अभी चाइना की साइड से क्या बोला गया, चाइना की साइड से भी बोला गया आज के दिन में इंडिया जो क्वाड ग्रुप का मेंबर बन गया है। क्वाड ग्रुप में कौन है, क्वाड ग्रुप में है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो चाइना को टैकल करने के लिए है, तो उससे चलते चाइना काफी ज्यादा दुखी है कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का मेंबर बन गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अगर बात करें तो चाइना काफी एग्रेशन में काम कर रहा है, वो यहां से होकर जा रहा है हमारी कंट्री के पाक ऑक्युपाइड एरिया से। तो उसके चलते इंडिया और चाइना के बीच में झड़प आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कोविड-19 को लेकर चाइना की पॉलिसी, मुझे तो ऐसा लग रहा था दुनिया को कोविड-19 देके अपने प्लेयर को तैयार कर रहे थे ओलंपिक के लिए, ताकि लोगों को तो टाइम ना मिले और हम लोग ओलंपिक के लिए तैयार कर ले, इसीलिए वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आ गए ओलंपिक में। देखिए आप लोग, ठीक है, ये समझ सकते हैं। इंडिया जो है आज के में ग्रोइंग पावर है एशिया के अंदर में, तो इंडिया को टैकल करने की कोशिश की जाती है। देखिए चाइना की इंटरेस्टिंग थ्योरी देखो, चाइना ये कहता है कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए। मल्टीलेटरल वर्ल्ड मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि पहले जैसे यूएसए था, यूएसए दुनिया को चला रहा था, या फिर यूएसएसआर यानी कि जिसको रशिया बोलते हैं, वो दुनिया को चला रहा था, फिर कोल्ड वॉर हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बोला कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि अलग अलग लीडर रहेंगे तो क्या रहेगा, यूएसए भी लीडर हो गया अपनी जगह, फ्रांस अपनी जगह हो गया, जर्मनी अपनी जगह हो गया, जापान अपनी जगह हो गया, साउथ कोरिया अपनी जगह हो गया, इंडिया अपनी जगह हो गया, ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह हो गया, साउथ अफ्रीका अगर लीडर बना अपनी जगह हो गया, सऊदी अरेबिया अपनी जगह हो गया। तो अलग अलग लीडर सामने निकल कर आने चाहिए, मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए, ये बोलता है चाइना। पर लेकिन अगर बात करें, जब बात करते हैं एशिया कैसा होना चाहिए, तो एशिया के अंदर बस चाइना लीडर होना चाहिए, यानी कि एशिया के अंदर किसी को नहीं बढ़ने देगा ये, एशिया के अंदर चाहता है कि अकेला रहे। तो ये दोगली अप्रोच आप लोगों को चाइना की देखने को मिलती है। तो ये भी हरकतें हैं चाइना की, तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली चाइना के अंदर देखने को मिल जाती है। तो हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वो आप लोग याद रखना, ये काफी बड़ा एरिया है जो हमारी कंट्री का चाइना के साथ में डिस्प्यूटेड रीजन है। इसमें शांति बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है आने वाले टाइम के लिए भी। तो इसके चलते देखते हैं हम लोग कैसे सुख शांति यहां पर बना पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, काफी डिटेल में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ रहा है निकल कर। ये आर्टिकल है बेसिकली अभी क्या होने वाला है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ये ममता बनर्जी जी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो अपने इलेक्शन को हार गई थी शुवेंदु चौधरी के साथ में, ठीक है। तो शुवेंदु चौधरी नहीं, सॉरी शुवेंदु अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी। तो इनके साथ में यहाँ पर ये हार गई थी इलेक्शन में, ये नंदीग्राम से। तो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ी थी तो यहाँ से हार गई, पर लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी शानदार जीत के साथ में 290, ये बात करें यहाँ पर 292 सीट में से अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस को 213 सीट मिली यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा सीट मिल गई, जिसमें इनको एक तरीके से मतलब पावर में आना था उससे बहुत ज्यादा है। जो भारतीय जनता पार्टी उसके पास में 77 सीट हो गई। पर लेकिन जो चीफ मिनिस्टर बन गई यहाँ पर ममता बनर्जी जी, इनके द्वारा जो शपथ ली गई उस टाइम पर यह बोला गया कि हारने के बाद में भी ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है इंसान 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो हमारे संविधान में आर्टिकल 164 है, ये यहां पर पावर रखता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर या फिर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर बन सकता है, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्शन जीत कर आना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, मानिए कोई सीट खाली है, बाई इलेक्शन वहां पर कराया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि बाई इलेक्शन कराकर वहां पर वो आ जाए। दूसरा देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर ना आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर कुछ राज्य हैं जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बोला जाए, आंध्र प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ में तो एक साथ होगी, क्योंकि दोनों के पास में इसलिए होगी क्योंकि एक 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो इसलिए यहां पर तो नॉर्मल सी बात है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी। तो अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ये असेंबली होती तो देखिए फिर तो नॉमिनेशन रहता है, आराम से नॉमिनेटेड होकर यहां पर जो ममता बनर्जी जी आ जाती और अपना पोस्ट को कंटिन्यू रख लेती। ऐसा पास्ट में हुआ है। अगर बात करें आप लोगों से तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, तो योगी जी जो है वो एक तरीके से 2017 में जब चीजें चली तो योगी जी असेंबली का पार्ट नहीं थे, काउंसिल
काउंसिल से वो एमएलसी से निकल कर आए थे, ठीक है, विद इन 6 मंथ एमएलसी से होकर आए थे हुए। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह जी देख लीजिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है, तो इसको कई बार इस तरीके से सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन माना जाता है कि हाँ आप लोग इसको रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी कल को अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हार जाता है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव रहता है। तो यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने यहां पर चीजों को नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो तो जीत गई, पर ममता बनर्जी जो है वो हार गई। अब 6 महीने इनको पूरे होने वाले हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर यहां पर ये जीत कर नहीं आई तो इनको अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा ये रस्साकसी चल रही है। तो इसके चलते कई बार बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बात की जाती है, क्या डिक्लेयर एक तरीके सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन के बारे में बात की थी कि आर्टिकल 356 जो है वो यहां पर इंपोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल के तौर पर यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये बातें देखने को मिल रही थी, पर लेकिन देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फुल मेजोरिटी में है। तो हो बस इतना सकता है कि इनको हटाकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे से कल को किसी और के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठा दिया जाए। बस ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। नॉर्मली इनके पास में तो पूरी मेजोरिटी है ना, इनकी पॉलिटिकल पार्टी तो पूरी ताकतवर है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अब किस तरीके से चीजें जो है यहां पर ये आगे लेकर चल पाएंगी वो देखने वाली बात होगी। क्या इससे पहले यहां पर कोई ऐसा हुआ है, मैंने अभी बताया योगी जी के बारे में। तो आर्टिकल 164 कहता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है, अगर कोई पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है यहां पर वो 6 मंथ तक यहां पर बेसिकली वो मेंबर ऑफ मतलब एक मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, फिर भी 6 मंथ तक यहां पर रह सकता है। लेकिन 6 मंथ जैसे ही एक्सपायर होगा उसके बाद में वो वहां पर उस पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो बोला पहले ही गया था क्या चीफ मिनिस्टर भी यहां पर इस पोस्ट को 6 महीने के लिए ले सकते हैं। तो देखिए जब केस पहुंचा कोर्ट के अंदर तो उसने ये बोला कि जब कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर बन सकता है तो कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर ही तो चीफ मिनिस्टर बनता है एक तरीके से कोई इंडिविजुअल। क्योंकि हमारी कंट्री में हम लोग चीफ मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं डायरेक्ट, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं डायरेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सेंट्रल लेवल पर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को चुनते हैं, और स्टेट लेवल पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारे जो विधायक है उनको चुनते हैं। तो उनमें से फिर वो क्या करते हैं, जब ये चुनकर चले जाते हैं असेंबली के अंदर, स्टेट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, सेंटर के अंदर, तो फिर ये अपना खुद का लीडर चुनते हैं और वो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये तरीका है काम को करने का, तो इस तरीके से होता है। तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है तो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया। तो बनर्जी जी के द्वारा यहां पर फर्स्ट टाइम 2011 में जब ओथ ली गई तो उस टाइम पर भी यहां पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, ठीक है। स्टार्टिंग में यहां पर ऐसी चीज नहीं थी, बाद में जाकर इनका बेसिकली सिलेक्शन हुआ, ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हैं। इसके लिए केस आप लोग याद रखिएगा, यहां पर यह बेसिकली हरशरण वर्मा वर्सेस यह है त्रिभुवन नारायण सिंह का केस 1971 का। उस टाइम पर ये कई सारी बातें सामने निकल कर आई, क्या ये पॉसिबल है यहां पर। तो हाई कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ये बातें फिर बोली गई कि 6 महीने के लिए आप लोग बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अगर मिनिस्टर ही बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ही बन सकते हैं। तो आर्टिकल 164 जो है वो मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर दोनों के ऊपर अलाउ होता है। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो अभी इनके 6 महीने अगर पूरे हो जाएंगे और उसके बीच में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो फिर ये सोचने वाली बात होगी कि क्या ये चीजें जो है वो सही चल रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बातें की जा रही है जो कि सही नहीं है, ओके। एक तरीके से मतलब सही नहीं बोल रहा हूं, बेसिकली जो फिलहाल जो है अभी बातें की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट अगर करा लेता है तो यहां पर चीजें नहीं हो पाएंगी। पर लेकिन अभी आप लोगों को पता है उत्तराखंड के अंदर यहां पर चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया, तो आगे चलकर एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी अगर 6 महीने और इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो फिर यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि जो यहां पर वेस्ट बंगाल है उसके अंदर यहां पर ये प्रॉब्लम होती नजर आएगी, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि ये चीजें कितना सुधर पाती है, कितना चीजें हो पाती है आगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल 324 जो है वो यहां पर पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अपनी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो इसके चलते अगर आगे चलकर कोई ऐसी इमरजेंसी बनती है तो देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा। तो लॉ जो है उसके हिसाब से 6 महीने तक अगर और पोस्टपोन कर दिए इनके द्वारा इलेक्शन तो फिर यहां पर ममता बनर्जी जी को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ जाएगी। तो ये कंट्रोवर्शियल का रीजन काफी बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर ये अभी आर्टिकल है, बेसिकली बड़ा ही डिफरेंट सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हो क्या रहा है सोसाइटी के अंदर, एक साइड में तो आप लोगों ने लखनऊ गर्ल वाली वीडियो देखी होगी कि वो एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। देखिए ऐसी बदतमीज लड़कियां भी सोसाइटी में होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कई सारे ऐसे बदतमीज लड़के देखने को मिलेंगे जो कि सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। पर लेकिन कुछ केसेस को देखकर सब लड़कियों को बदतमीज बोल देना और कुछ केसेस को देखकर सब लड़कों को बदतमीज बोल देना, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते जो एक्चुअली वो देखना पड़ेगा आप लोगों को मेजोरिटी में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। आज की डेट में जो इस तरीके से कई सारे केसेस सामने निकल कर आगे अगर अभी बात करें इस तरीके से जो लड़कियों की इस तरीके की बदतमीजी करते हुए केस जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर ये फेमस होने के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा वो हस्बैंड और वाइफ नहीं थे, वो गाड़ी में जा रहे थे,
यहाँ पर उसने मास्क लगाने से बंद कर दिया और ये कहती मैंने यूपीएससी का मेंस लिख रखा है, ठीक है। यूपीएससी का मेंस लिखती तो कम से कम इंसान की एक तरीके से माइंड थोड़ा स्टेबल होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये नहीं हवा में फेंक देना कि यूपीएससी का ये कर रखा फलाना ढिमकाना अपनी बात को आगे रखने के लिए, तो वो बोलने से नहीं होती चीजें। आपके अंदर दिखना चाहिए उस तरीके का डेडिकेशन कि हाँ इंसान जो है वो उसके अंदर कुछ है, पर लेकिन नहीं बस वहां पर रोब झाड़ने के लिए आधे इंसान ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसके द्वारा क्या किया गया, वो कैब ड्राइवर के साथ में हरकतें की गई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट कर दे रही है यहाँ पर कि फेमिनिज्म के नाम पर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कि हाँ बेसिकली फेमिनिज्म है कि हाँ एक तरीके से लड़की एक तरीके से ये वो चीजें वो अपनी जगह है। तो इस तरीके से एक लिमिट में चीजें होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पर लेकिन रियलिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रियलिटी में यहाँ पर ये है जो सुनकर आप लोग थोड़े हैरान होंगे। फिलहाल जो है अभी यहाँ पर एक काफी खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है जो रिसेंटली न्यूज में भी आ गया है। इसको बोला गया सुली डील, SULLI, ठीक है। तो सुली डील क्या है, बेसिकली लड़कियों को एक तरीके से उन्हें कहते हैं एक तरीके से जैसे कि चीजों को मतलब ऑनलाइन चीजों को रख देना कि किसी को खरीदना है अगर खरीद लो आकर, ठीक है। तो आप लोग यहां पर जाकर चेक कर सकते हो कि आप लोगों के लिए कौन सी औरत जो है कौन सी लड़की जो है वो सही है, आप लोग जाकर यहां पर चेक कर सकते हो। तो कई बार यहां पर देखने को मिला कि इस तरीके से कई सारी लड़कियों की फोटो वहां पर डाल दी जाती है और फिर उनके लिए डील लगाई जाती है कि हाँ ये आज से मेरी, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते बात की जा रही है कि ऑनलाइन आज की डेट में सोशल मीडिया जो है वो महिलाओं के लिए ज्यादा कंफर्टेबल चीज रही नहीं है। महिलाओं को बहुत सारे ट्रोलिंग के चीजें झेलनी पड़ती है। आज के डेट में आप लोग देख लीजिए कई सारी लड़कियों के मेल मुझे देखने को मिलते हैं कि सर कमेंट में नीचे कोई आई लव यू बोल रहा है, ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो, ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं। तो नॉर्मली लड़कियों को हरासमेंट के केसेस ज्यादा झेलने पड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बात माननी पड़ेगी। अभी इसी के बारे में इनके द्वारा केस बोला गया कि नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये बेसिकली खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो दबा कुचला सेक्शन है सोसाइटी का, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, तो ये राइटर ये बोले कि ऐसा नहीं है, गलत बात बोल दी आप लोगों ने। हर एक लेवल पर आप लोगों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इवन सोनिया गांधी जी के नाम भी इनके द्वारा लिया गया, बोला गया सोनिया गांधी जी की आज की डेट में भी पिक्चरें जो है वो वायरल की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि जब वो एक बार में डांसर हुआ करती थी, वो किसी की गोद में बैठी हुई है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ सिगरेट पी रही है, उल्टी सीधी चीजें होने आती है, तो वो वाली वायरल की जाती है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा होता है नॉर्मली, जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है उनकी इमेज को खराब करने के लिए। इसी आर्टिकल में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि राहुल गांधी, आप लोगों को क्या लगता है, उनका नाम जो है पप्पू रख दिया है, ठीक है। तो नाम पप्पू क्यों रख दिया, ताकि आगे चलकर कोई भी सामने न आ पाए निकलकर एक लीडर के तौर पर, उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर दी, उसकी इमेज खराब कर दी, बिल्कुल, ठीक है। उसकी इमेज ऐसे खराब कर दी। आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी स्टडी लवर वीर चैनल पे 28 नवंबर को, ठीक है, 2016 में। तो उस टाइम पर काफी सारे बच्चों ने पसंद किया था, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कमेंट मुझे देखने को मिले थे कई सारे कि एक तरीके से कि एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ा रहा है ये, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से मतलब लाइन टू लाइन पढ़कर एक प्रोफेशनल टीचर नहीं आता, जैसे इधर उधर की कोई बातें ना बताए, बिल्कुल बस पढ़ाई की वही पॉइंट टू पॉइंट बातें करो और निकल जाए। उनको लगता है कि इधर उधर की बातें बताता है, ठीक है। ऐसे कई सारे कमेंट देखने को मिले। तो इस तरीके के कमेंट फिर बाद में मेल भी आने स्टार्ट हो गए कि ये टीचिंग प्रोफेशन जो है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ दो। ऐसे कमेंट भी मेरे पास में मुझे देखने को मिले। तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा मैं टीचिंग करता ही नहीं हूँ, मुझे टीचिंग आती नहीं है यार, मैं तो बस ओनली समझाता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि मैं समझा सकता हूँ। टीचर तो मैं हुई नहीं, मैं तो भाई साहब दोस्तों की तरीके से बातें करता हूँ मैं तो बैठकर, मुझे तो पढ़ाना आता ही नहीं है। तो मैंने ये बातें लिखी उसको। तो फिर खैर रिप्लाई खुद मेल आने कई सारे बंद हो गए, 2-4 को मैंने रिप्लाई किया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में लोग ना आप लोगों की इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग जो है कुछ उनको ऐसे तरीके दे देते हो कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए इमेज खराब कर पाए, तो फिर तो वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे राहुल गांधी की कुछ वीडियो उठा ली है, उनकी जो वीडियो चलाई जाती है दिखाया जाता है कि इसकी जो इमेज है बहुत खराब है, पप्पू टाइप का आदमी है। तो ये राइटर ने बाकायदा लिखा आर्टिकल के अंदर कि पप्पू इमेज बना दिए ताकि आगे कोई ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दावेदारी न रहे। तो वो क्या राहुल गांधी के अंदर क्या कोई क्वालिटी नहीं है? अगर देखा जाए तो ब्लैक बेल्ट मानते हैं, हमको ये मानते हैं ब्लैक बेल्ट है, मतलब इंसान है, पर लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देना कि उसकी इमेज, देखिए ये नॉर्मली आप लोग पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलेगा, सामने वाले की इमेज को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कौन लोग करते हैं? मैक्सिमम वो लोग करते हैं जिनको थ्रेट लगता है कि कल को आकर ये हमारे सामने आकर बैठ सकता है, इसकी इमेज को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दो। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से कर रहा है तो उससे सतर्क हो जाइए। वो आप लोगों की जो एक तरीके से इमेज को डिग्रेड कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी तरीका हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है।
जो कि गलत है। और महिलाओं के लिए एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा आज के डेट में झेलनी पड़ रही है यहाँ पर। ये एलजीबीटी कम्युनिटी हो गया, उनकी इमेज देख लीजिए आप लोग सोसाइटी में कैसी रहती है। गे कम्युनिटी हो गया, उनकी इमेज देख लीजिए, जबकि संविधान ने उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, सारी चीजें देखने को मिल रही है, पर फिर भी आज तक उनकी इमेज जो है वो सुधरी नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस के बारे में, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनके द्वारा बातें की गई। तो यहाँ पर कई सारी बातें की गई, बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे इनहेंस करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करने वाली बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस तरीके से हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों में हम लोग काम कर सकते हैं ताकि चाइना को टैकल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि चाइना काफी बुरी हरकतें करता है, ठीक है। ये कुछ मुद्दे भी हैं जैसे मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर कैसे, साइंस और टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारी कंट्री का एक मिशन भी है जिसको सागर बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। 2015 में चीजें देखने को मिली, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आगे चलें, ये आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, इन्होंने बकायदा बोल दिया है कि भाई साहब सुधर जाओ वरना कंडीशन खराब होगी, ग्लेशियर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, ये सारी बातें बोल दी। अभी आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, तो हिंदकुश हिमालयन रीजन वाला काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर और भी कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ डिटेल में इस रिपोर्ट को प्रॉपर कवर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है तो उसको भी काम को किया जा सकता है, आप लोग बताइएगा ताकि सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाए। अभी अगर आगे बात करें तो जो बेसिकली आसाम और मिजोरम है उनके द्वारा बोला गया कि शांति मिलकर प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमन साहब वो खुश नहीं है सीबीआई की रिपोर्ट से। आप लोग को याद होगा झारखंड के एक जज को एक ऑटो के द्वारा उनकी डेथ कर दी गई थी, उनको मारकर उसको बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी सीबीआई ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ये तो बता दिया डेथ कैसे हो गई है, पर ये रीजन इंडिकेट नहीं किया गया कि भाई साहब मोटिव क्या था डेथ के पीछे। मोटिव ये था कि वो कई सारे हाई प्रोफाइल केस सुन रहे थे और उन केसों को दबाने के लिए यहां पर बेसिकली जज को उड़ा दिया। जज को पहले तो पैसे देने की कोशिश की गई होगी, जब जज ने पैसा नहीं लिया तो फिर ये हरकतें देखने को मिली। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं 15 अगस्त को, तो इसकी थीम जो रखी गई है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इंडिपेंडेंस डे की थीम अगर आप लोगों से पूछे लाल किले पर जो झंडा फहराया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पर अभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, अभी जो हमारे खिलाड़ी जो जीत कर आए, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, मीराबाई चानू, ठीक है, ये पीवी सिंधु, लवलीना, इंडियन हॉकी और बजरंग पूनिया, इनको भी इन्वाइट किया गया है यहाँ पर, ये ठीक है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर एक तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा, तो एक अच्छा तरीका है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कैसा रहेगा। लोकसभा के अंदर बड़ी खतरनाक चीज देखने को मिली, 20 मिनट के अंदर 3 बिल पास कर दिए गए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अपोजिशन भी ढंग से काम करने के लिए तैयार नहीं है और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इस तरीके से बिल पास कर रही है। तो दोनों की दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर माहौल अच्छा नया बनाने के लिए। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की गरिमा को डिग्रेड होते हुए आप लोग देखेंगे। कोलोजियम सिस्टम जो है नॉर्मली ये क्या करता है, जजों को अपॉइंट करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आज की डेट में यहाँ पर 5 आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे, 4 तो सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके रिकमेंडेशन के बार बेस पर यहाँ पर काम चलता है। पर लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये रिकमेंडेशन भेज देते हैं, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चीजों को आगे लेकर कैसे चलना है। कई बार वो उसको अलाउ ही नहीं करते हैं, तो लंबे समय तक केस पड़े रहते हैं, यहाँ पर कई जजों का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला गया कि गवर्नमेंट डिले कर रही है कोलिजियम सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अलाउ नहीं करे चीजों को। 11,000 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है नेशनल मिशन जो इडेबल ऑयल है, ठीक है, इसको बोला गया है NMEOOP, यानी कि नेशनल मिशन इडेबल ऑयल ओल पाम, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा सामने लाया गया। ये बेसिकली आज के में हम लोग जो खाने वाला तेल है बाहर से खरीद रहे हैं, प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए, इसके चलते यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तालिबान दबाकर अपना कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। जल्दी आप लोगों को तालिबान युक्त गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये जो प्लेयर है हमारे, उनको सबको यहाँ पर बेसिकली अप्रिशिएट किया गया। उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको नहीं एक सम्मान दिया गया। हमारी कंट्री में अब देख सकते हैं आप लोगों के सामने बेसिकली नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है, यहाँ पर अभिनव बिंद्रा हो गए और ध्यानचंद जी हो गए। तो ये है हमारे गोल्ड, आज के डेट में हमारे देश के गोल्ड जिनको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर हो गया ब्लैक सी, ठीक है। और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो सी में क्या हो गया यहाँ पर, सी में हो गया यहाँ पर सर्डेनिया और इसी के साथ में कोर्सिका, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टेट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया पर्टिकुलर ये रीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर एक ये है
कि आप लोगों के कुछ आर्टिकल बचे हैं, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं उनको खत्म नहीं करता हूं, डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो जो आर्टिकल बचेगा बीच बीच में उनको मैं कवर करता रहूंगा। कुछ पीछे के भी आप लोगों के आर्टिकल बचे हुए हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं, और अगर बच जाता है तो मुझे पता है कि उसके ऊपर फिर से न्यूज आएगी। जैसे मैंने बोला ना अभी, जो भी क्लाइमेट चेंज के बारे में आईपीसीसी की रिपोर्ट के ऊपर आगे भी आप लोग को आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने आसपास से फरिए। लेक्चर कैसा लगा, कितना रेट आप लोग देंगे जरूर बताएगा, और लेक्चर को अगर लगता है आप लोगों के लिए अच्छा है लेक्चर ये, तो जो चीजें सीखी हैं आप लोगों से दूसरों को भी जरूर सिखाइएगा। तो बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।